वेलकम बच्चों। और हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में है। खैर पिछली क्लास में जो हम लोगों ने बात थोड़ी बहुत प्रोकैरियोटिक सेल के जिक्र में कर ली थी और आपको मैंने न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड के बारे में बताया था पिछली क्लास में, वहीं हमने क्लास एंड की थी। हालांकि हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी, सेल कैसे टाइप के होते हैं, उनके अंदर जो कंटेंट होते हैं उस बेसिस पे सेल को दो ग्रुप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफाइन किया था। पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो प्रोकैरियोटिक सेल का है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखें अभी जो आप देख रहे हो वो यपमास्टर के ऐप और यपमास्टर अब हो रहा है टूरिटो.com। तो एक बात को याद रखो कि टूरिटो.com के ऊपर अभी आपकी सारी क्लासेस फ्री हैं। सब्सक्राइब करो यूट्यूब का लाइव चैनल, फेसबुक का लाइव चैनल, और उसके बाद आपको ये क्लासेस तो मिल ही रही हैं, प्लस हर क्लास के साथ में डेली प्रैक्टिस पेपर भी है ताकि आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, चलिए आगे की बात हम कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जब मैं कह रहा हूं तो उसके कुछ कैरेक्टर्स आपको पिछली क्लास में डायग्राम में लेबल करके दिखाए थे, याद है? नहीं है तो कुछ नाम मैं बता देता हूं कि वो क्या क्या थे। तो वो कुछ इस तरीके से लेबल किए थे कि ये स्ट्रक्चर है जिसे मैं कहूँगा न्यूक्लियोइड है, ये मीजोजोम है, ये मैंने बनाया था गैस वैक्यूल, ठीक है, ये बनाया था प्लाज्मिड, ये अकेला राइबोसोम, और ये बहुत सारे राइबोसोम जो एक आरएनए पर जुड़े हुए हैं मिला के पॉलीजोम कहते हैं। क्लियर? ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो बनता है उसे कहते हैं सेल वॉल। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो चीज थी उसे कह रहे थे हम लोग सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर यानी सबसे बाहर जो चीज थी उसका नाम था ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, वो ग्लाइकोकैलिक्स थी। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर था, बहुत सारे पार्ट्स नहीं है। आज हम इसी का डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब सिंगल एनवेलप सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड हैं। कौन सी? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कोई मेम्ब्रेन उनके अंदर नहीं है। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती। सिंगल एनवेलप सिस्टम को शो करने वाले प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा के मेंबर। चलिए कैरेक्टर देखिए। जो कैरेक्टर हमें जानने हैं वो बहुत सिंपल से हैं। हम आपको ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरिया जो होगा उसमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? सेल एनवेलप। केमिकली कॉम्प्लेक्स कहने का क्या मतलब है? क्योंकि उस सेल एनवेलप के कंपोजिशन डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, प्लस सेल एनवेलप की 3 लेयर हैं जो तीनों एक दूसरे से केमिकल कंपोजिशन में डिफर करती हैं। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। वो 3 लेयर्स हैं, और जब इन 3 लेयर की मैं बात करता हूँ कहने के लिए वो तीनों अलग है। जहां की क्या कह रहे हैं, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, लेकिन टुगेदर वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है। यानी आप ये कहो ईच लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, ईच लेयर ऑफ द सेल एनवेलप इज परफॉर्मिंग डुअल रोल। वन, itself a distinct function, plus one of the layer of the protective structure or protective unit. ओके, प्रोटेक्टिव यूनिट का एक पार्ट है प्लस खुद का अपना एक खास फंक्शन है। तो डुअल रोल है हर एक लेयर का। समझे? तो आप ये कह सकते हो कि बैक्टीरिया को हम लोगों ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था जिन्हें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कहते हैं, और ऐसा कहा था ग्राम क्रिश्चियन ग्राहम के मेथड के बेसिस पे। क्लियर? कौन सी हैं वो 3 लेयर सेल एनवेलप की जो हम लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट होती हैं, मतलब डिस्टिंक्ट होती है अपने अपने फंक्शन में, लेकिन तीनों एक यूनिट भी बनाती हैं। क्लियर? क्या कह रहा हूं इनके लिए? एक है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी है सेल वॉल, और तीसरी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3, और ये 3 जब मैंने बताई तो ये तीनों क्या? ईच इज हैविंग डिफरेंट फंक्शन। हर एक का फंक्शन कैसा है? अलग। ईच परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर एक का फंक्शन अलग है।
प्लस एक और एक एडवांटेज, वो क्या, ईच ऑफ देम एज अ पार्ट ऑफ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का नाम है सेल एनवेलप। क्लियर, ईच लेयर इज परफॉर्मिंग डुअल फंक्शन, एक उसका खुद का और एक एज अ पार्ट ऑफ सेल एनवेलप, राइट। चलिए हम एक के बाद एक तीनों को पढ़ेंगे और तीनों के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखें, पहली चीज जो आ जाती है या स्ट्रक्चर के बारे में पहली जो बात बता सकते हैं वो क्या है, इस तरीके से डिफाइन करने में, दैट ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीन हैं जो तीन लेयर होती हैं सेल एनवेलप की। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये आउटर मोस्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, या तो वो कैप्सूल होगी या फिर वो एक स्लाइम लेयर होगी। नाम से क्लियर है, कैप्सूल कैसी होती है, रिजिड। और जिन बैक्टीरिया के पास में कैप्सूल होगी उनकी कॉलोनीज मतलब उनके ग्रुप जो होंगे वो स्मूथ वॉल्ड दिखाई देंगे। कॉलोनीज ऑफ सच बैक्टीरिया कैसी दिखाई देगी बेटा, स्मूथ वॉल्ड दिखाई देगी। स्मूथ वॉल्ड कॉलोनी वाले हैं। उधर दूसरा सुने, स्लाइम लेयर की अगर बात करें तो स्लाइम लेयर के कैरेक्टर्स क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं वो सुनिए। स्लाइम लेयर के लिए बात करते हैं कि वो एक फ्लेक्सिबल कवरिंग है। स्लाइम लेयर फ्लेक्सिबल है, ओके। केमिकल कंपोजिशन ऑब्वियसली दोनों का अलग है, इसमें कोई शक नहीं। स्लाइम लेयर फ्लेक्सिबल है, और ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनकी कवरिंग फ्लेक्सिबल स्लाइम लेयर होती है उनकी कॉलोनीज रफ वॉल्ड दिखाई देती हैं। कॉलोनीज अपीयर रफ वॉल्ड, उनकी कॉलोनीज रफ वॉल्ड हुई। इनमें से पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो डिजीज कॉज करने वाले हैं, कि हमारी बॉडी में इंफेक्शन करने के लिए अंदर घुस गए और रह भी गए, हमारे एंटीबॉडी से लड़ लिए, छुप गए उसको देख के, और एंटीबॉडीज उसे जल्दी ढूंढ नहीं पा रही, कारण है कैप्सूल। मतलब कैप्सूल किन में है, पैथोजेनिक में, इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में मिलेंगे, याद रखिए। कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद पैथोजेनिसिटी। क्लियर, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर की तरफ आ रहा हूं, सेल वॉल। हाँ, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन और लिपिड का बना हुआ होता है, यानी नॉन सेलुलोजिक है। क्लियर। नंबर दूसरी चीज आप ये कहते हो कि ये शेप ऑफ सेल तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। क्या, शेप ऑफ सेल तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि बैक्टीरियल सेल ना तो श्रिंक हो ना फिर एक्सप्लॉइट कर जाए या फिर फूट जाए। क्लियर, बस्टिंग से और कोलैप्सिंग से दोनों से प्रोटेक्ट करना इसका काम है। ये सेल वॉल का अपना नेचर हुआ। इसके अलावा तीसरी इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसी यूकैरियोटिक सेल की तरह ही ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल है, लाइक यूकैरियोटिक सेल, वो किसी यूकैरियोटिक सेल की तरह ही है। और जब ये यूकैरियोटिक सेल की तरह है तो आप ये कहते हो कि इसमें इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दुनिया से इंटरेक्ट करना मतलब बाहर से क्या अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर कौन जाता है, ये सब किसके हाथ में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट की कवरिंग है, लिविंग है। क्लियर, सेल वॉल नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स लिविंग नहीं है। इसीलिए इंटरेक्टिव वर्ड जो यूज किया है, इंटरेक्ट करने का काम जो कहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, न कि सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स का।
ये नहीं कि सबसे बाहर तो वो दोनों थी तो उन्हें इंटरेक्टिव मानना चाहिए। अरे उनमें सेंसेस, या फिर ये कहो कि उनमें इतनी सेंसिबिलिटी है ही नहीं, उनमें कोई परसेप्शन नहीं है बाहर की चीज़ों के लिए। वो परसेप्शन किसके पास है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। ये 3 पार्ट हो गए सेल एनवेलप के। बात कही थी क्रिश्चियन ग्राहम ने कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेल एनवेलप के कंपोजिशन के बेसिस पे। और अगर ऐसा है तो वो क्या है? देखो एनसीईआरटी में तो कहीं है नहीं चर्चा, लेकिन हम लोग कर लें तो कोई बुराई नहीं है। छोटा सा टॉपिक, डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी है उनको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर्सन जिसने दिया उसका नाम है क्रिश्चियन ग्राहम। वो क्या कर रहे हैं? बैक्टीरियल स्मीयर, मतलब बैक्टीरिया की कॉलोनी लिया। वो कहते हैं बैक्टीरिया को देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इससे अगर मैं कलर कर दूंगा तो शायद दिखने लग जाए। सुनो मेरी बात, हवा नहीं दिख रही ना, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। क्लियर? अगर रंग फेंक दोगे तो रंग दिखते हैं, यानी उन्होंने लाइट को रोक लिया इसलिए वो कलर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? होली में रंग फेंका और वो दिखने लग गया, मतलब हम ये कह रहे हैं कि वहां पर लाइट ने उसको रोकना चालू, लाइट को रोकना चालू कर दिया है, और ये कहिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है या कोई इमेज बन रही है, तभी जाके हम उसे देख पा रहे हैं। यानी अगर कोई मिनिएचर स्ट्रक्चर जैसे बैक्टीरिया शायद कलर्ड हो तो लाइट को रोकने के कारण या रिफ्लेक्ट बैक करने के कारण वो दिखाई देने लग जाए माइक्रोस्कोप में। आइडिया ठीक है? यही सही है। बैक्टीरियल स्मीयर लिया और इस बैक्टीरियल स्मीयर के ऊपर उन्होंने जो चीज ऐड की है उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट आगे जाके जो कहलाया, क्रिस्टल वॉलेट को ही आगे जाके हम लोग कहते हैं दूसरे नाम से ग्राम स्टेन। ओके क्लियर? क्रिस्टल वॉलेट डाला है किसके साथ में, और ये क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद में हल्का सा ब्लूइश अपीयरेंस आने लग गया है, डार्क ब्लू या जिसे पर्पल कह रहे हैं ना, वैसा अपीयरेंस आने लग गया है। ओके थोड़ी देर रुक जाओ, रुकने के बाद में वाटर से वॉश कर दो, वेट, देन वॉश इन वाटर, वाटर से वॉश कर दिया तो कलर नॉन यूनिफॉर्म हो गया, कहीं है कहीं नहीं है। अब मैं कलर को पक्का करने के लिए कुछ डाल रहा हूं, वो क्या है? वो है आयोडीन सॉल्यूशन। वो आयोडीन सॉल्यूशन है बेटा। आयोडीन सॉल्यूशन का क्या रोल हो गया यहाँ पे? आयोडीन सॉल्यूशन के लिए कहते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन जब हम लोग डालेंगे तो हमारा मोटिव है कि हम कलर को पक्का करने या यूनिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या करें? वेट करें, कलरेशन को मोर प्रोमिनेंट बनाने के लिए ऐसा किया, डार्क पर्पल और पक्का हो जाए। अब वॉश करा काय में, वॉश इन एल्कोहलिक KOH, धुल गया कलर, नहीं धुला कलर, जो धुल के साफ हो जाएंगे, लूज द स्टेन, रिटेन द स्टेन, रिटेन द स्टेन, जो रिटेन कर जाए स्टेन को, इसका मतलब उसमें कलर अंदर तक चला गया है, उसे उन्होंने कहा है ग्राम पॉजिटिव। रिस्पॉन्स किया कलर को, जिन्होंने कलर को लूज कर दिया उसको हम लोग नई चीज डाल के फिर से कलर करेंगे, सैफ्रनिन। सैफ्रनिन डालने के बाद में हम लोगों ने यहां पे कहा ग्राम नेगेटिव आ गया। क्लियर? ये ग्राम नेगेटिव हो गया, ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव। क्लियर? तो सैफ्रनिन डाल के ग्राम नेगेटिव करके हम उसे कैसा देखते हैं? पिंक कलर का देखते हैं। ये कैसे? पर्पल कलर के हैं। तो ऐसे दो अलग अलग टाइप के। सुनो मेरी बात, ऐसा सुनिए, जुड़वा बच्चे थे, दोनों भाई दोस्तों ने बाहर से आवाज लगाई कि आओ चलो होली खेले, रंग मिलेंगे, रंग खेलेंगे साथ में मिलकर। तो दोनों में से एक भाई को थी जल्दी और वो भाग गया बाहर, जबकि एक भाई जो पीछे छूट गया उसे मम्मी ने पकड़ा, खूब तेल चिपड़ा, सर से लेकर घुटने तक पूरे
पैर के नाखूनों तक तेल से उसको मल दिया, और तेल से मलने के बाद वो भी चला गया होली खेलने। दोनों ने खूब रंग उड़ाया, खूब रंग खेला, पक्का रंग लगाया, कच्चा रंग लगाया, गुलाल से खेले, लाल पीले नीले काले रंग से खेले। दोनों जब घर लौट के आए तो एक जैसे नजर आए, दोनों रंग बिरंगे दिखाई दे रहे थे। अब बात ये थी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अलग अलग कैसे बताएं। ठीक है, जरा देखो कैसे बता रहा हूं। यहां ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से उन दो बच्चों को मिला रहा हूं, उन दो जुड़वा को मिला रहा हूं कि माँ ने कहा कि चलो नहाने जाएंगे। नहाने के लिए जब दोनों को लेकर गई माँ, दोनों के ऊपर जब ठंडा पानी डाला तो जिसके ऊपर लगा था तेल, उसका रंग तो धो डाला, उसने तो कलर छोड़ दिया, यानी वो क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव। जबकि जिसने अपने शरीर पर तेल ना लगाया था और ऐसे ही होली खेलने का मन बनाया था, तब उसको देखा, उसके ऊपर चिपक गया रंग लाल पीला नीला, और तब हमने कहा कि वो क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में यही डिफरेंस है। ग्राम नेगेटिव कौन हुआ, जिसने कलर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पर लिपिड की एक एक्स्ट्रा लेयर थी। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर वो लेयर नहीं थी। समझ गए बात? समझ गए? यानी मैंने कहा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में कुछ डिफरेंस हुआ। वो क्या कि हम कह रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव में क्या कंडीशन आई। ग्राम पॉजिटिव की कंडीशन इस तरीके से निकल के आई कि मैंने कहा कि इसके पास क्या है, कंपैरेटिवली मोर लिपिड है सेल वॉल में, मोर लिपिड कंटेंट। लिपिड और पेप्टिडोग्लाइकन तो होता ही है, लेकिन यहां प्रोपोर्शनेटली लिपिड थोड़ा ज्यादा है, पेप्टिडोग्लाइकन से ज्यादा नहीं है, ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा है, मोर लिपिड कंटेंट। प्लस इसके पास में एक और एक लेयर होती है जिसे कहते हैं एलपीएस लेयर, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। यानी इनकी सेल वॉल जो है मल्टी लेयर्ड होती है। सेल वॉल इज थिन, लेकिन कैसी है, मल्टी लेयर्ड। और इनके पास हम लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके पास लिपिड कंटेंट कम ही है, और इनके पास एलपीएस लेयर नहीं मिलती, और इनकी सेल वॉल थिक है, लेकिन है कैसी, सिंगल लेयर्ड। ठीक है, तो ये वो बेसिस बने जिसके अकॉर्डिंगली दो टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है। क्या? ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। क्रिस्टल वॉयलेट का नाम अब ग्राम स्टेन बोल सकते हो, इसे अब ग्राम स्टेन बोलते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन को मॉर्डेंट मानेंगे, कलर को मॉडरेट करने वाला। ओके, ये चीज इसके अंदर बताई जा सकती है, ऐसे आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए, हो गई ग्राम स्टेनिंग, इतनी ही पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? कौन सा स्टेन यूज हुआ, आयोडीन का वहां क्या रोल था, एलपीएस लेयर ग्राम पॉजिटिव में मिलती है, ग्राम नेगेटिव में, सॉरी ये ग्राम पॉजिटिव दिस तरफ और इस तरफ ग्राम नेगेटिव, भैया याद रखिए, सॉरी ध्यान दीजिएगा। ग्राम नेगेटिव मल्टी लेयर्ड सेल वॉल लेकिन थिन, ग्राम पॉजिटिव मल्टी लेयर्ड सिंगल लेयर्ड सेल वॉल लेकिन थिक। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किताब में नहीं है लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो हमने ये तीन लेयर यहां पे बता दिए। इन तीन लेयर के बाद की बात आती है कि मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन या कहो सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशन होते हैं। कैसे? सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशन दो तरीके के हैं। एक जो चीज है वो क्या है कि सेल एनवेलप अंदर की तरफ या सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, या ये सेल वॉल, क्लियर, ये हमने सेल वॉल बनाई, बाहर बना देता हूं जिसे कह रहा हूं ग्लाइकोकैलिक्स, और इसके सबसे अंदर जो बनेगी वो कौन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ फोल्डिंग्स हो सकती हैं, ये फोल्डिंग्स, या और ज्यादा भी फोल्ड हो सकता है।
इस तरीके की जो फोल्डिंग है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मीजोजोम। ऐसी जो फोल्डिंग होगी वो क्या है, मीजोजोम। ऐसे तो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया। क्लियर? तो हम लोग कह रहे हैं एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। सेल एनवेलप में ऐसा मॉडिफिकेशन जिसमें सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर की तरफ चली गई है, उसे मीजोजोम नाम दे रहे हैं। अब ये मीजोजोम क्या करती है? पहली बात कि मीजोजोम आर द एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स या लैमिला। मैंने जो बनाया वो लैमिला के जैसा है या ट्यूब्यूल के जैसा है। दूसरी चीज आप कहते हो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। वो सेल वॉल फॉर्मेशन में काम करेगी, एक डीएनए रेप्लिकेशन में काम करेगी, दो डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ये जो डीएनए कॉपी हुआ है उसको डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाएगी। ये सही है, सेल डिवीजन में हेल्प करना मीजोजोम का काम है। क्लियर? हमने मोनेरा में ये चीज पढ़ी थी बेटा। और तीसरा मैं कहता हूं दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर हमने कहा था रेस्पिरेशन कहाँ होगा, रेस्पिरेशन के लिए मीजोजोम इन्वॉल्व होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से कंपेयर किया था, क्योंकि ये लैमेला या ट्यूब्यूल्स वेसाइकल बना सकती है, इसलिए सेक्रीशन का कोई फंक्शन अगर सेल के बाहर भेजना है तो उसके लिए काम करेगी, या किसी चीज को अंदर लेना है तो उसके लिए काम कर सकती है। क्लियर? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा मेम्ब्रेन का, ये खास बात मीजोजोम्स के टर्म्स में आप कह सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। और ये कहा कि कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहां पर कुछ इनफोल्डिंग्स होती है जो मीजोजोम की तरह दिख रही हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्लियर? यानी आप ये कह रहे हो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, दो तरीके के फंक्शन मेजरली बता दो। क्या? देख बेटा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमेटोफोर मिल रहा है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। मीजोजोम क्या करेगा, रेस्पिरेशन। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल कैन बी मेंशन्ड एज, आप उसे ऐसे भी कह सकते हो, कैन बी मेंशन्ड एज वन, रेस्पिरेशन करने वाला एरिया हो, और दूसरा क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस करने वाला हो। मतलब इसके पास वो पिगमेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसके पास में एंजाइम्स होंगे जो एटीपी सिंथेसिस करते होंगे रेस्पिरेशन के टाइम में। ये बात ठीक है, आप इन लाइंस के बेसिस पे ऐसा भी लिख सकते हो शॉर्ट में, दूसरे टर्म्स में, जिस पे क्वेश्चंस रेस करे जा सकते हैं या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो वो है जो सेल के अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, सेल के बाहर की तरफ भी कुछ आ सकती हैं। सेल के बाहर की तरफ जब आएंगी तो वो दो तरीके की होंगी, एक जो लोकोमोशन में काम करेगी जैसे क्या, फ्लैजेला। दूसरी जो लोकोमोशन में काम नहीं करेगी या डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिलिटी। देखो, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला होगी, और अगर मोटाइल नहीं है तो नहीं होगी फ्लैजेला। उसमें क्या बड़ी बात है कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी ना बेटा, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा टिपिकली क्लियर बना दें और ज्यादा साफ बना दें। तो यानी आप ये कह रहे हो कि जैसे जिस तरीके की चीज मैं यहां पे बताने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से, कि ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी एक्सटेंशन, ये इस तरीके से। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, सेल वॉल तो अलग है ना। मतलब जो फ्लैजेला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आई है, सेल वॉल से बाहर झांकती हुई है, समझे। ये जो फ्लैजेलम या फ्लैजेला हैं वो सेल वॉल से कवर नहीं होती, ग्लाइकोकैलिक्स से कवर नहीं होती, सिर्फ किससे कवर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगी। ठीक है, ऐसी चीज आप इसके लिए बता सकते हो। तो ये एक्सटेंशन ऑन द सरफेस होती हैं। क्लियर? आप इन्हें एक्सटेंशन थ्रू द सरफेस, ऐसा कि मैं फर्श पे ही खड़ा हूं, खिड़की से बाहर झांक रहा हूं,
मैं खिड़की पे लटक के नहीं झांक रहा हूं, मैं खिड़की से बाहर झांक रहा हूं। तो वैसे ये भी बाहर की तरफ झांक रहे हैं, कहां से? सेल वॉल से निकल के। मोडिफिकेशन सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल एनवेलप का पार्ट है तो सेल एनवेलप का मोडिफिकेशन भी बोल सकते हो। ठीक, तो फ्लैजेला के बारे में बता दूं, फ्लैजेला का काम क्या है? ऑब्वियसली लोकोमोशन शो करना। ये वो एक्सटेंशन है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस आपको बैक्टीरिया में मिल जाएगा। एक अकेली फ्लैजेलम हो सकती है, दो हो सकती हैं अलग अलग एंड के ऊपर, या फिर हो सकता है पूरे सरफेस के ऊपर हो, जैसे यहाँ इकोलाई में ऐसा होता है, पेरीट्राइकस कहेंगे इसको, क्लियर। या फिर बंच हो एक साइड में, सिफेलोट्राइकस, या फिर बंच दोनों साइड में हो सेल के, उसे लोफोट्राइकस, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्लियर। डिपेंड करेगा फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्या कहा मैंने आपको? ये सेल एक अकेली फ्लैजेला, मोनोट्राइकस, क्लियर। ये सेल एक फ्लैजेला इस साइड, एक फ्लैजेला इस साइड, इसे एम्फीट्राइकस। ये बंच ऑफ फ्लैजेला दोनों तरफ, लोफोट्राइकस। और एक ही तरफ बंच ऑफ फ्लैजेला, एक सिर एक पैर की तरह, सिफेलोट्राइकस। सारी तरफ फ्लैजेला, जैसे इकोलाई में, इसे बोलेंगे पेरीट्राइकस। इसे क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस। तो ये अलग अलग टाइप हो जाते हैं, समझ गए बात? आई होप इजी है, क्लियर। ये मोनो, ये एम्फी, ये लोफो, ये सिफेलो और ये पेरीट्राइकस। इनमें से कोई भी टाइप, या फिर नहीं हो तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। ओके, तो आप ऐसा कहिए कि कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं और उन 3 पार्ट्स को अलग अलग नामों से जानते हैं। एक होता है हुक, एक होता है बेसल बॉडी, एक होता है फिलामेंट। ठीक है, कैसे कैसे 3 पार्ट्स बता रहे हैं? ये जो 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, वो ऐसे बता दो कि ये स्ट्रक्चर जो सबसे बाहर की तरफ चल रहा है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट हुक की सहायता से या हुक के हेल्प से, ये है हुक। ये है हुक, क्लियर। और अगर ये हुक है तो इसका मतलब क्या चीज है? सुनो, हुक के बाद में अगली जो चीज होती है उसे हम लोग, ये एक रॉड के जैसी है, रॉड में लगी हुई है बेसल बॉडीज, 1 2 से लेकर 4 रिंग, या तो 2 होगी या फिर 4 रिंग होती होंगी। ठीक है, ये क्या हो गया? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी पार्ट नंबर 3। ये क्या हो गया? हुक पार्ट नंबर 2। ये क्या हो गया? फिलामेंट पार्ट नंबर 1। ये 3 पार्ट फ्लैजेलम के होंगे। ओके, ऐसे। दूसरे टाइप के एक्सटेंशन कैसे हैं, जिनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता? ये 2 हैं। ये या तो पिली होती है या फिर फिम्ब्रे होती हैं, क्लियर। पिली और फिम्ब्री दोनों ही फ्लैजेलम से लेंथ में छोटी होंगी। मैं रिपीट कर देता हूं, पिली या फिम्ब्रे लेंथ में फ्लैजेलम से छोटी होती है। और एक बात कि पिली और फिम्ब्रे का काम लोकोमोशन नहीं है। सिमिलरिटी सिर्फ ये है इन तीनों में कि ये एक्सटेंशन है सेल सरफेस की, बाहर की तरफ की एक्सटेंशन है सेल एनवेलप की। ओके, तो पिली जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक टिपिकल प्रोटीन पिलीन से बनी हुई होती है। और जिन सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगी वहां पिलीन या तो किसी अटैचमेंट के लिए काम कर रही होगी या फिर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगी। ऐसा एग्जांपल सेक्स पिली कहलाता है। जब ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल करती हैं तो उसे हम लोग सेक्स पिली कहते हैं, क्लियर। फिम्ब्रे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो टूथब्रश के ब्रिसल के जैसे छोटे छोटे, बहुत डेंसली साइज में। काम वही अटैचमेंट करना अपने सबस्ट्रेटम से, जहां पे ये रुके हुए हैं, रुके हुए पानी के अंदर या स्लो रनिंग वाटर स्ट्रीम में, या फिर होस्ट टिश्यू के ऊपर अटैचमेंट करने के काम आने वाली, क्लियर। तो ये पिली और फिम्ब्रे दूसरे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सेल में फ्लैजेलम के साथ में पिली प्रेजेंट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट हो सकती है। तो ये एक्सटेंशंस थी सेल के बाहर की तरफ। अंदर की तरफ मीजोसोम, बाहर की तरफ फ्लैजेला, पिली, फिम्ब्रे। बाहर की तरफ लोकोमोटरी सेक्शनल फ्लैजेलम, बाहर की तरफ लेकिन लोकोमोशन में कोई लेना देना ही नहीं, पिली एंड फिम्ब्रे। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर केवल फिम्ब्रे, क्लियर। स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट जीन ट्रांसफर के काम आए, पिलीन। ओके, नेक्स्ट। सेल ऑर्गेनल के नाम पर बैक्टीरिया में सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक। वो भी जिसके पास कोई बाउंडिंग मेम्ब्रेन या लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। जो राइबोसोम बैक्टीरिया के पास में प्रेजेंट होता है वो है 70S टाइप का।
और ये 70s टाइप के राइबोसोम में 2 पार्ट्स या 2 सब यूनिट होती हैं, एक सब यूनिट 50s होती है और दूसरी सब यूनिट 30s होती है। प्लस मत करना, ये एडिटिव नहीं है, क्लियर। जिससे क्या बनता है, 70s यूनिट बनता है, ठीक है। लार्ज सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट जुड़ के बनी क्या, 70s यूनिट। ये 70s यूनिट अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर साइज की, ऐसे भी लिख सकते हो, 15 बाय 20 नैनोमीटर इन साइज होती है। और ये 15 बाय 20 नैनोमीटर साइज की जो राइबोसोम होगी, ये 70s टाइप का राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर 2 डिफरेंट तरीके से मिल सकता है। हम लोग डायग्राम में वैसे बना चुके हैं। वैसे अगर मैं ये कहता हूं कि कैसे मिलेगा, तो या तो ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड मतलब जुड़ा हुआ होता है, या फिर फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में भी 2 फॉर्म मैंने बताए थे, या तो वह ऐसा अकेला अकेला बना हुआ था इस तरीके का, क्लियर। दोबारा से सेल बना देता हूं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जो सिग्निफिकेंट है उसी के ऊपर ध्यान देना, बाकी पार्ट्स नहीं बनाएंगे, उतने ज्यादा जरूरी नहीं है जी, क्लियर। ये अकेला है, क्लियर। या फिर क्या हो सकती है, कई सारी यूनिट्स इसकी हो सकती हैं, ये 1, ये 2, ये 3, सारी की सारी एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर चल रही हैं, वो क्या, mRNA, ठीक है। ऐसी चीज बता सकते हो। तो यानी कहा ये अकेला स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलेंगे, मोनोसोम। या फिर बहुत सारे होंगे तो वो क्या होगा, पॉलीसोम। दूसरा नाम पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हो, पॉलीराइबोसोम। तो अगर कोई कहे कि प्रोकैरियोट में कैसा राइबोसोम मिलता है, तो सिर्फ 70s मिलता है। कहां मिलता है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जुड़ा हुआ, या फिर साइटोप्लाज्म में फैला हुआ। साइटोप्लाज्म में खूब सारे एक ही mRNA पे पॉलीराइबोसोम, या फिर सब एक दूसरे से फ्री यानी मोनोसोम, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम से मिलेंगे। राइबोसोम जैसा यूकेरियोटिक सेल में फंक्शन है, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में है कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। बैक्टीरिया में भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, ठीक। वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स नहीं, याद रखिए। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ और पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, लेकिन उन्हें किसी भी चीज से या किसी मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे मैं क्या कह रहा हूं, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूडेड, इंक्लूसिव, इंक्लूजन बॉडीज हैं। जैसे रिजर्व फूड का ढेर लगा हो, या फिर कोई पर्टिकुलर गैस वैक्यूल्स या सीडो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हों। जैसे हमने कहा कि रिजर्व फूड मटेरियल जो प्रोकैरियोट के अंदर होगा, वो बिना किसी मेम्ब्रेन की कवरिंग के एक साइड में इकट्ठा हो रखा है, उसे मैं इंक्लूजन बॉडी बोलता हूं। रिजर्व फूड के एग्जाम्पल में आता है अलग अलग चीजें, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, इसको हम लोग वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल भी कहते हैं, इसको वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल भी कह सकते हो, या फिर साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल आते हैं, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आते हैं, ये सारे नाम आएंगे। जबकि गैस वैक्यूल्स क्या हैं, सीडो वैक्यूल्स हैं, इन पर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वैक्यूल्स पे होती हैं, याद रखना। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन एल्गी के अंदर हम लोगों को कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जो बोयंसी यानी फ्लोट करने में हेल्प करेंगे, उसे हम लोग गैस वैक्यूल बोलते हैं। याद रखें बहुत अच्छे से, जिससे सेल इंक्लूजन कहा है, वो सेल इंक्लूजन किसी मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं है साइटोप्लाज्म में। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, उन्हें कोई मेम्ब्रेन सिस्टम अलग नहीं बना रहा है, वो एक साथ ही प्रेजेंट होंगे, क्लियर। मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बस एक जगह झुंड बना के इकट्ठा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिख रहा था। कोई सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं, ना ही गैस वैक्यूल की, ना ही रिजर्व फूड की। इसलिए गैस वैक्यूल क्या है, सीडो वैक्यूल है, फॉल्स। क्योंकि वैक्यूल जो ट्रू होते हैं उनके पास अपनी मेम्ब्रेन हुआ करती है, वो मिलेंगे यूकेरियोट में, यहां नहीं मिलेंगे। इन्हें सीडो वैक्यूल्स बोलो, गैस वैक्यूल्स आर सीडो वैक्यूल्स, ओके। ये चीजें इंक्लूजन बॉडीज हो गई। तो राइबोसोम पढ़ा, इंक्लूजन बॉडीज पढ़ा, प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड हम लोग पहले पढ़ चुके। तो यही चीज हम लोग कहते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। चलो जरा कंपेयर करके देखते हैं कि प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से अलग कैसे करें।
तो प्रोकैरियोट के कैरेक्टर पढ़ो, यूकैरियोट के अपने आप आ जाएंगे। क्या है प्रोकैरियोट के कैरेक्टर? जैसे सिंगल एनवेलप सिस्टम है, तो सिंगल एनवेलप सिस्टम जब मैंने बोला था उसका मतलब ये था कि मेटाबॉलिक रिएक्शन करने वाली जगह एक दूसरे से अलग नहीं है, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, कोई डेजिग्नेटेड सेल ऑर्गेनल नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक से दूसरी ऑर्गेनेल में अलग हो सकती है और वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। डबल एनवेलप सिस्टम। इधर कह रहे हैं लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि यहां पर न्यूक्लियस के पास में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए कहता हूं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोन मतलब ट्रू न्यूक्लियस। तीसरी बात, यहां पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए दोनों जगह सेम, लेकिन सर्कुलर है और उसकी पैकेजिंग जो होती है वो पॉलीअमाइन नाम के प्रोटीन्स के साथ होती है। यूकैरियोटिक सेल में ये डीएनए लीनियर है, सर्कुलर नहीं, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में पैक होता है। आप ये भी कह सकते हो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का ना होना प्रोकैरियोटिक सेल का एक फीचर है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कॉमन है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अलावा इसके कि यहां पर सिर्फ एक टाइप का राइबोसोम 70S मिलता है, सिर्फ एक टाइप का राइबोसोम, और यहां पे 70S भी मिलता है और 80S भी मिलता है। हाँ, बजाय जगह जरूर अलग अलग है। 70S सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में मिलेंगे। क्लियर? ये चीज अभी हम लोगों को पढ़नी है। हमारे पास नया जो टॉपिक है वो यूकैरियोटिक सेल का ही है, इसलिए डिफरेंस यहां कर लिया ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे। मैं कुछ और चीजें ऐड कर सकता हूं, और वो ऐड करने वाला वर्ड क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए अब मैं बता रहा हूं कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल के लिए एक वर्ड लिख रहे हैं, उसे कह रहे हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आप साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह सकते हो। तो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जब हम कहते हैं तो याद रखिएगा मैंने आपसे क्या बोला, ये एक यूनिक फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, अलावा किसके? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के। साइक्लोसिस एक अलग चीज है, कैसे होगी, क्या चीज है, अभी उसके ऊपर आ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर बताएंगे तो खुद ब खुद वो चीज इंक्लूड होगी अभी, ठीक है। जैसे तो यूकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल डायग्राम आपको बुक के अंदर दिया है, ऐसा बना के बोलते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है, जरा पहचानने की कोशिश करो कि क्या क्या है। तो बेटा ये जो जगह है ये है न्यूक्लियस, ये जो जगह है वो है न्यूक्लियोलस, ये जो इसके ऊपर चिपके हुए हैं ये है 80S राइबोसोम, और जो ये न्यूक्लियस से निकल के जा रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जबकि इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोल्जी एपैरेटस। मैं सारी चीजें नहीं बना पा रहा हूं ना बता पा रहा हूं क्योंकि उतना क्लियर नहीं है, रफ ड्राइंग है दी हुई, एक रफ ड्राइंग दी हुई है। क्लियर? इसे पहचान पा रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे पहचान पा रहा हूं मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीज हम ऐसे बता सकते हैं। कुछ वैक्यूल्स और दूसरी चीजें भी होंगी जिन्हें अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। यूकैरियोटिक सेल को हम लोग डबल एनवेलप सिस्टम कहेंगे। यूकैरियोटिक सेल एक डबल एनवेलप सिस्टम है, यानी जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होंगी और ये सेल ऑर्गेनल अलग अलग फंक्शन करती है, या सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट्स क्रिएट करती है, या डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करती है अपनी अपनी मेम्ब्रेन होने के कारण, ठीक है। चलिए जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, आपको खुद वो वर्ड आने वाले हैं जो अभी मैंने जस्ट मेंशन किया था, साइक्लोसिस। पहली चीज बता रहे हैं क्या कि आप कितने किंगडम में यूकैरियोटिक सेल देखते हो, वो है 4। वो कौन? प्रोटिस्ट हो सकती हैं, फंजाई हो सकती है, प्लांटी और एनिमेलिया हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आप कहते हो कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन करवा रहे हैं। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन किसके टर्म में? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के टर्म में। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या शो करवाता है? डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। क्लियर? सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल possess an organized nucleus with a nuclear envelope।
इनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था। कि और एक फीचर है जिससे हम लोग कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर एग्रीगेट हो जाता है। या तो न्यूक्लियस देखोगे, और अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो क्रोमोसोम देखोगे, न्यूक्लियस की जगह क्रोमोसोम ले लेता है। नेक्स्ट, आप ये कहते हो कि इनके पास में कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन हो सकता है, जो साइटोस्केलेटन से होता है। साइटोस्केलेटन के और भी फंक्शन है कि सेल ऑर्गेनल को उनकी जगह पे रखना, मेम्ब्रेन बहुत सारी हो तो उसे सपोर्ट करना। ऐसा समझो कि टेंट के जैसा मेम्ब्रेन है, और टेंट को सपोर्ट करने वाले बैम्बू और रोप्स जो है वो साइटोस्केलेटन है। क्लियर? यानी आप ये कह रहे हो कि जैसे टेंट को सपोर्ट करने के लिए बैम्बू और रोप्स लगाते हैं, वैसे ही हम लोग कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर चाहिए, जिसे हम लोग साइटोस्केलेटन कहेंगे। यही साइटोस्केलेटन साइक्लोसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो है, ये साइटोस्केलेटन जो होगा, याद रखिए, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर also helps in साइक्लोसिस में भी हेल्प करेगा। यानी जो साइटोप्लाज्म आजू बाजू में घूमेगा सेल में, उसे हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। क्लियर? सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द सेल, वो क्या है? साइक्लोसिस। सर्कुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल या साइटोप्लाज्म अराउंड द वैक्यूल और एंटायर सेल, या तो वैक्यूल में या फिर पूरे के पूरे सेल के अंदर। इस तरह की कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है? तो ये जो करेक्टर होंगे वो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सिंपल, इजी है, इजी गोइंग चीज़ है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है। तो ये सारे करेक्टर जो होंगे यूकेरियोटिक सेल जनरल करेक्टर्स के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? ये था साइक्लोसिस। क्लियर? वैक्यूल के आजू बाजू में या फिर पूरे सेल में साइटोप्लाज्म का घूमना, इससे मटेरियल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो चीज़ डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मटेरियल को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के आजू बाजू में, वगैरह वगैरह। चलिए, अब ये बात याद रखो कि सारे यूकेरियोटिक सेल एक जैसे नहीं हैं, उनमें भी मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस है। लेकिन दो मेजर कैटेगरीज जो यूकेरियोटिक सेल की हैं, वो है प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है? अगर मॉर्फोलॉजी की बात करूं कि क्या मॉर्फोलॉजी वाकई में अलग है, हाँ, जैसे बैक्टीरिया के सेल्स के अलग अलग शेप होते हैं, वैसे यूकेरियोटिक सेल में भी है। सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लो तो कॉलमनार मिल जाएगा, क्यूबॉइडन मिल जाएगा, सीलिएटेड एपिथेलियम मिल जाएगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, अलग अलग शेप हो गए। हम तो सिर्फ एनिमल और प्लांट सेल का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। यूकेरियोटिक सेल में सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच के एग के जितना हो सकता है। क्लियर? सबसे छोटा कोई भी हो सकता था। न्यूरॉन को देखो, सबसे लंबा सेल है हमारे बॉडी के अंदर। तो ऐसे बहुत बड़ी डाइवर्सिटी यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी मिलती है, जैसी बैक्टीरिया में थी। बस बात यह है कि यूकेरियोटिक सेल एक बैक्टीरिया के कंपैरिजन में बड़े सेल्स होते हैं, आंखों से विजिबल भी है। प्लांट्स के अंदर स्क्लेरेंकाइमा के फाइबर्स सबसे लंबे सेल्स हैं। मेरी बॉडी में न्यूरॉन सबसे लंबे हैं। क्लियर? न्यूरॉन तो फाइबर से भी लंबा हो सकता है ना। तो एनिमल सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कैसे पहचाना कि ये एनिमल सेल है, पढ़ चुके हैं इस बारे में हम कि एनिमल सेल को कैसे पहचाने। वो क्या था, दिमाग लगाओ जल्दी से, सेंट्रोजोम था, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल को अलग किया था। वो क्या था, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल थी, जिसके बेसिस पे प्लांट और एनिमल सेल को हम लोगों ने अलग किया था। याद करिए पिछले क्लास का वो टेबल जिसमें हमने अनियन पील सेल को ह्यूमन चीक सेल से अलग करा, सेल वॉल के बेसिस पे और सेंट्रोजोम के या सेंट्रियोल के बेसिस पे। ठीक है? तो जरा यहां देख लो, सेंट्रियोल प्रेजेंट है ना, और अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे, सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे कि ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल। लाइक कौन सा, ह्यूमन चीक सेल। जैसे कौन, ह्यूमन चीक सेल। बस सिंपल सी बात है, ऐसे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये सेंट्रियोल की बात मैंने बताई है, दूसरी बात है अगर जाननी हो तो क्या,
और क्या चीज इससे अलग बता रही है? देखो यहां पे कहीं पे भी सेल वॉल नहीं है, हैव सेंट्रियोल, जैसा पढ़ा था वो एनिमल सेल में कॉमन होता है। सेल वॉल एब्सेंट, जैसे पढ़ा था सेल वॉल प्लांट सेल में कॉमन होती है या फिर बैक्टीरिया में हो सकती है। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्लियर। लाइजोसोम है जो इसको अलग बनाएगा, ठीक है। और क्या, इसके अंदर बाकी स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे लेबल्ड हैं। गोल्जी अपराटस दिखाई दे रहा है, क्या वैक्यूल देख पा रहे हो? वैक्यूल देख पा रहे हो क्या? कहीं पे पूरे में कहीं लेबल किया हुआ है? नहीं किया हुआ है, ठीक है। वैक्यूल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूं? लैकिंग, यहां नहीं दिख रहा है, इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ताकि याद रहे कि दूसरे डायग्राम से कैसे अलग है। दूसरा डायग्राम मतलब प्लांट सेल। और प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर मैंने कहा कि एग्जाम्पल क्या ले लिया? ऑनियन पील सेल ले लिया। अनियन पील सेल ले लिया तो मैंने कहा यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट है उस पे बात कर। क्या प्रेजेंट है? देखो सेल वॉल लेबल है क्या? ये रही ना। देखो क्या सेंट्रियोल दिख रहा है क्या? लेबल ही नहीं किया, है ही नहीं। लैक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है। देखो जरा गोल्जी अपराटस है बना हुआ है। लाइजोसोम कहीं दिख रहा है क्या? इधर पूरे में लाइजोसोम कहीं है? वो छोटा सा एक दिखाया हुआ है, लेकिन वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं था, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। वो बना हुआ है, देखो टॉप पे लेफ्ट में, इधर कहीं, सॉरी बॉटम लेफ्ट में क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, उधर पे नहीं थी। तो अकरेंस किस चीज का है, उस बेसिस से आप सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था सेल के टाइप उसके अंदर प्रेजेंट चीजों के बेसिस पे डिसाइड हो सकते हैं, प्लांट है या एनिमल है। यूकैरियोटिक सेल को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे। जो कॉमन है प्लांट और एनिमल में, वो पहले क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है। बैक्टीरिया में भी थी वैसे, और वैसे एनिमल और प्लांट सेल में भी है, क्लियर। तो जो कॉमन है पहले उसे पढ़ा जाए, ठीक है, पहले उसे ही पढ़ा जाए, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर 1950s तक नहीं पढ़ा जा सका, जब तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था। तो तब तक क्या हुआ, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या बताता है? क्लियर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर जो चीज एक्सप्लेन करता है वो ये है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, एज सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, वो कहता है कि मेम्ब्रेन ट्राइलेमेलर है। मतलब कितनी लेयर है? 3। कौन सी? एक आउटर डेंस इलेक्ट्रॉन की लेयर, आउटर डेंस इलेक्ट्रॉन लेयर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता क्या? इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड करता है, किसी स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, अगर वो स्ट्रक्चर रेयर है या खाली है तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, बाकी जगह पे रुक जाएगा, तो इमेज क्रिएट हो जाएगी। वैसा ही यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुक गए होंगे, आउटर डेंस इलेक्ट्रॉन लेयर। और फिर बोलते हैं मिडिल ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट, इलेक्ट्रॉन लेयर। और फिर से इनर डेंस इलेक्ट्रॉन लेयर। कितनी लेयर है? 3 लेयर है। तो जब 3 लेयर इलेक्ट्रॉन की बनी है तो उस बेसिस पे क्या बोला जाएगा कि मेम्ब्रेन क्या मानी जा रही है? देयरफॉर मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमेलर, मेम्ब्रेन ट्राइलेमेलर है। मेम्ब्रेन ट्राइलेमेलर होती है, ऐसा मैं इसके लिए डिफाइन कर सकता हूं। तो आउटर डेंस इलेक्ट्रॉन लेयर, मिडिल ट्रांसलूसेंट इलेक्ट्रॉन लेयर, इनर डेंस इलेक्ट्रॉन लेयर, ऐसे सब हैं। और जिसकी थिकनेस करीबन 70 से 75 एंगस्ट्रॉम बताइए। किस में देखने पर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर, कि ये 20 एंगस्ट्रॉम की, ये 20 एंगस्ट्रॉम की, और ये करीबन 35 एंगस्ट्रॉम की। ऐसी बात उन्होंने कही। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा हुआ स्ट्रक्चर है। इससे पहले के लोग अपने अपने स्पेकुलेशन बताते थे या अपनी अपनी कहानियां बताते थे। उनकी जो अपनी कहानियां चलती थी वो सॉल्यूशन के बेसिस पे थी। जैसे एक पर्सन थे ओवरटोन, क्लियर। ओवरटोन ने जो बात कही है वो क्या है? उसे कहते हैं सॉल्यूशन थ्योरी। ये भाई साहब कहते हैं मेम्ब्रेन जो है
वो लिपिड की बनी हुई है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट एक्चुअली, वो जितना जान पाए उतना उन्होंने बता दिया, क्योंकि उनके टाइम पे जितने रिसोर्सेस अवेलेबल थे। गार्टर एंड ग्रेंडल, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वीक सॉल्ट सॉल्यूशन में आरबीसी को रखते हैं। आरबीसी फूलता है फूलता है फूलता है और फिर फट जाता है। वो कहते हैं कि मेम्ब्रेन में दो टाइप के लिपिड हैं और उसके वो कहते हैं लिपिड बाइलेयर। ऊपर वाला सिर्फ लिपिड की बात कर रहा है और ये कह रहा है दो टाइप के लिपिड हैं, लिपिड बाइलेयर। एक स्टेप आगे बढ़े और कहा कि तुम सॉल्युबल प्रोटीन को भूल ही गए जो मेम्ब्रेन से अलग हो गए थे। आपने मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन की स्टडी नहीं की। नाम डेनियल एंड डेवसन। जो कह रहे हैं डेनियल एंड डेवसन, उसे कहा जाता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल कहता है कि लिपिड जो बाइलेयर है, क्लियर, लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड की बाइलेयर है, इसके इधर प्रोटीन और इधर प्रोटीन, मतलब लिपिड बाइलेयर क्या हो रही है, सैंडविच्ड बिटवीन प्रोटीन लेयर्स, प्रोटीन लेयर्स के बीच में सैंडविच्ड है। ये जबरदस्त चीज बताई इन्होंने। ये पहली बार था जब मेम्ब्रेन को लिपोप्रोटीनेशियस बोला गया, क्लियर, लेकिन इनके हिसाब से मेम्ब्रेन सिमेट्रिक है, मतलब उसका शेप डेफिनाइट है। हम इसे नहीं मानते हैं आज की डेट में। अपनी लिमिटेशन है सबकी, गलत ना है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कुछ लिमिटेशन थी। रॉबर्टसन आए, सैंडविच मॉडल का ये रिफाइंड फॉर्म बोला, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की, न्यूक्लियस की, प्लास्टिड की और सेल की मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद बोलते हैं कि फंडामेंटली ये सब कैसी हैं, सेम। ये सब फंडामेंटली कैसी हैं, सेम। इसलिए मैं ऐसा मॉडल दूंगा जो सबको एप्लीकेबल हो। वो कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो से कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये सपोर्ट करते हैं सैंडविच को। यानी उनका ये कहना है कि लिपिड इसी तरीके से प्रोटीन लेयर्स के बीच में सैंडविच होता है, लेकिन उनके हिसाब से ये प्रोटीन एक जैसे नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है, पहली बात, लेकिन अरेंजमेंट यही मान रहे हैं। हम लोग इसे आज की डेट में गलत मानते हैं कि अरेंजमेंट प्रोटीन और लिपिड का इस तरीके से नहीं होता है। आज जो चलता है प्रेजेंट टाइम में जिसे पढ़ा जाता है वो होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, क्लियर। लेकिन उससे पहले केमिकल कंपोजिशन क्या, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, हमें केमिकल कंपोजिशन पढ़कर काफ़ी चीज़ें हद तक समझ में आई और तब हम मॉडल को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। केमिकल कंपोजिशन में हम लोग कहते हैं लिपिड और प्रोटीन कॉमन कंटेंट होते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन्स आर द कॉमन कंटेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें लिपिड ज़्यादा होगा और प्रोटीन कम। हालांकि जो हमारी एरिथ्रोसाइट है, मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन में कहानी थोड़ी सी उल्टी है। 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। बस सिर्फ इसी के लिए ऐसा है, जहां पर प्रोटीन ज्यादा किससे, लिपिड से। ह्यूमन आरबीसी के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन कॉमन स्टडीड है, जबकि बाकी सारी जगह पे लिपिड्स आर मोर देन प्रोटीन्स होंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो रहा है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो सिंगर एंड निकलसन ने दिया था 1972 में। इन्होंने भी केमिकल कंपोजिशन स्टडी कर लिया था, इसलिए ये स्टेट में थे कि मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर सकते या मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में बता सकते। जो इनका मॉडल है जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, वो तो इतनी सी बात कहता है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स का एक ओशन है। मैं कह रहा हूं मेम्ब्रेन लिपिड का एक ओशन है जिसमें प्रोटीन के आइसबर्ग फ्लोट कर रहे हैं। क्लियर, मैं कह रहा हूं प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इन सी ऑफ और ओशन ऑफ लिपिड्स। फ्लोटिंग इन ओशन ऑफ लिपिड्स, ऐसी बात उन्होंने कह दी। क्लियर, प्रोटीन की कहानी और लिपिड की कहानी। तो जरा सुनिए, क्वासी फ्लूइड मतलब क्या, एसिमेट्रिकल। क्वासी फ्लूइड मतलब एसिमेट्रिकल। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। बताऊंगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल लेयर। पूरे के अंदर प्रोटीन भी मूव करते हैं जब लिपिड मूव करते हैं।
क्लियर। इस बेसिस इसी एबिलिटी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। मतलब लिपिड खुद तो मूव करता ही है, अपने साथ प्रोटीन्स को भी मूव करवाता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल काफी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था। केमिकल कंपोजिशन देखो, प्रोटीन लिखा है, शुगर लिखी है, इसके अलावा लिपिड के दो फॉर्म्स फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल लिखे हुए हैं। क्लियर, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल लिखे हुए हैं। जरा देखिए इन कंटेंट के ऊपर क्या क्या है। पेरिफेरल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन, डायग्राम एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। जरा क्या चीजें बता रहे हैं कंपोजिशन के रिगार्ड में, सुनिएगा। कंपोजिशन के लिए मेम्ब्रेन लिपिड फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे में मेम्ब्रेन लिपिड दो टाइप के, एक है फॉस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल है। फॉस्फोलिपिड मेजर कंटेंट बनाता है, नंबर दूसरा अरेंज इन अ बाइलेयर, वो एक बाइलेयर बना रहा है। ठीक है, वो बाइलेयर जो बनी हुई थी इस तरीके से, वो कौन है, ये पार्टिकल फॉस्फोलिपिड है, ये पार्टिकल फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये है हेड और ये क्या है, टेल। ये हेड और नीचे क्या है, टेल। समझे बात, ये फॉस्फोलिपिड का पार्टिकल है। फॉस्फोलिपिड केमिकली फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं। नेक्स्ट, जब लिपिड की अरेंजमेंट देखोगे तो टेल कहां की तरफ है, अंदर की तरफ, हेड कहां की तरफ है, बाहर। हेड का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक और टेल का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। बच गए, बाहर अगर पानी होता तो टेल टूट जाती, खराब हो जाती। क्लियर, लेकिन प्रोटेक्ट हो गई। टेल कैसे बनी हुई थी, हाइड्रोफोबिक टेल्स। क्लियर, सैचुरेटेड फैटी एसिड ने या सैचुरेटेड फैट्स ने जो टेल बनाई है वो प्रोटेक्ट हो गई है। कैसे, क्योंकि वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है इसीलिए। जबकि आप ये देखो, द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। ओके, इसका मतलब है पानी अंदर आ सकता है लेकिन बाहर आसानी से नहीं जा सकता है। ये मेम्ब्रेन जबरदस्त है भाई। दूसरा कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल है जो सारी जगह पे नहीं है, कुछ कुछ जगह पे होगा। कहां, जैसे इन फॉस्फोलिपिड के बीच में, ये जैसे मजबूती दे रहा है, मतलब एडिशनल फंक्शन। अगर फॉस्फोलिपिड फ्लूइड बना रहा है तो फ्लूइड को सपोर्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। एनिमल मेम्ब्रेन में होगा, प्लांट के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल एनिमल फैट है या एनिमल लिपिड है। क्लियर, मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। कैसे, ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से सीजन में प्रेजेंट है। गर्मियों में प्रेजेंट है तो कोलेस्ट्रॉल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीज कर देगा, सर्दियों में है तो कोलेस्ट्रॉल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेम्ब्रेन डिक्रीज कर देगा। ऐसे मेम्ब्रेन लिपिड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी बाकी हमारे लिए रहता है मेम्ब्रेन प्रोटीन और मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको चाहिए कि डेली प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करिए और अपनी क्लास को और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए। क्लियर, डाउनलोड करिए यप मास्टर ऐप, क्लासेस टोटली फ्री हैं। उसके ऊपर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, वीकेंड प्रैक्टिस मिलती है, जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा स्किल्ड, आप एफिशिएंट और एक्यूरेट बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। All the best.